हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के चैप्टर 4 पंचायती राज के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है ये किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक बुक है और यह बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं और हर कठिन कॉन्सेप्ट को कहानियों और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए इन बुक्स में समझाया गया है जो आपके सब्जेक्ट की समझ और नॉलेज को बेहतर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 4 पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि गांव स्तर पर किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है और लोग किस तरह से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, उसे ग्राम सभा का सदस्य कहते हैं। आगे है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना कि ग्राम सभा में किस तरह की बातें लोग इकट्ठे होकर के करते हैं। जो गांव में समस्या होती है उन्हीं चीज़ों के बारे में ग्राम सभा के सदस्य बात करते हैं और उस समस्या का समाधान निकालते हैं। आगे है कि ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य
अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या फिर वाटर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या फिर वाटर सेट कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जल संवर्धन विकास कहते हैं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गरीबी रेखा की सूची तैयार की जाती है तो वह कैसे तैयार की जाती है। सरकार एक आय का निर्धारण करती है। उस आय के नीचे जिन जिन लोगों की पारिवारिक आय होती है उन्हें गरीबी रेखा के नीचे की सूची में दर्ज किया जाता है। फ्रेंड्स, ऊपर बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए फ्रेंड्स? 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सचिव का चुनाव होता है या सचिव को नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सचिव का चुनाव नहीं होता है, सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है और सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखना।
ठीक है फ्रेंड्स नीचे एक बॉक्स और दिया गया है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बॉक्स में फैक्ट लिखे हुए हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हमारे सवाल डायरेक्ट इन्हीं बॉक्स से पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो जो ये बॉक्स में चीज़ें दी गई होती हैं इन्हें ज़रूर पढ़ें क्योंकि इनसे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर एक फोटो दी गई है जो कि महाराष्ट्र के दो पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करते हैं और 2005 में महाराष्ट्र के दो पंचों को यह पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पर बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, जिनमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं और दूसरी चीज़ बताई गई है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का काम होता है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, और तीसरा काम होता है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। दूसरी स्रोत होता है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। और ग्राम पंचायत की आमदनी का तीसरा स्रोत होता है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा।
इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि पंचायत के 3 स्तर क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत। आगे है फ्रेंड्स कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। तो पहला स्तर क्या था? ग्राम पंचायत, और दूसरा स्तर क्या है? विकास खंड। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स पहला स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर क्या होता है? विकास खंड, या फिर इसे फ्रेंड्स पंचायत समिति भी कहते हैं। और जो तीसरा स्तर होता है वह होता है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा विकास खंड या फिर पंचायत समिति, और तीसरा जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है जो कि है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर ज़मीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह ज़मीन पहले इस तरह की थी और जब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम किया गया तो 2 वर्षों में ही यह ज़मीन इस तरह से हरे भरे मैदान में बदल गई। तो इस तरह से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बंजर ज़मीन को हरा भरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानी हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इसमें कितने स्तर होते हैं और यह कितने स्तरों में किस किस तरह से काम करती है। फ्रेंड्स हमने यह भी जाना कि जो ग्राम स्तर पर सभाएं होती हैं वहाँ पर गांव में जो समस्याएं मौजूद होती हैं उन पर किस तरह से चर्चा की जाती है और उनके समाधान कैसे निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि याद रखने हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। इसका पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत और दूसरा स्तर होता है विकास खंड या फिर पंचायत समिति और तीसरा स्तर होता है जिला पंचायत। और फ्रेंड्स आपको यह भी याद रखना है कि जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।